कैन वी स्टार्ट? हेलो हेलो सर। हाँ बेटा, स्टार्ट करें? हाँ ओके सर, वी चलो, क्या स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्या पढ़ोगे एनसीईआरटी। बेटा? कहाँ से शुरू करें, बोलो। एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर। ओके, एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर मतलब सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें जो पिछली बार मैंने जो कुछ स्किल्स दिए थे वो तो याद होंगे आपको। हाँ सर। ठीक है, उसके बाद लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, राइट? ये कभी सुना है आपने, लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस? एनी आइडिया? याद था, I forgot। हाँ। ओके, देखो, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एलिमेंट और एलिमेंट मिल करके क्या बनाते हैं बेटा? कंपाउंड। कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो आपको आज की डेट में आपको एलिमेंट पहचानने आता है, एलिमेंट पहचानने आता है और कंपाउंड भी पहचानने आता है, राइट? यस सर। याद है तो बोलो, नहीं तो मैं एक एक्सरसाइज करा देता हूँ, थोड़ा सा रिकॉल करा दूं। हाँ। ओके, ये वाला कैसा कॉन्सेप्ट होगा, जैसे मैं कुछ लिखूं H2, O2, NaCl, H2O, तो इनमें आपको पता करना पड़ता है कौन एलिमेंट है कौन कंपाउंड है। तो याद है, होमो मॉलिक्यूल या अगर एटम है तो वो एलिमेंट तो एलिमेंट, एलिमेंट। और हाँ। जैसे हेटेरो मॉलिक्यूल होंगे डिफरेंट। वो कंपाउंड तो हो जाएंगे। H2O2 इज एलिमेंट, NaCl H2O कंपाउंड। ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये आपका कंपाउंड है और ये आपका कंपाउंड है, राइट? यस। ओके, थोड़ा तुम्हारा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, या तो थोड़ा स्पीकर के करीब आओ, और नहीं तो थोड़ा सा क्लैरिटी से, आवाज नहीं आ रहा आपका। सर आप ठीक है? हाँ अब ठीक है। ठीक है, तो जैसे कि H2 प्लस O2, तो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, और ये मिलकर क्या बना दिए? कंपाउंड। ठीक है, ये लोग हाउ दे कंबाइन, ओके, इस पर हम लोग अभी चर्चा नहीं कर रहे। हम लोग अभी केमिकल बॉन्डिंग टाइप का चीज नहीं पढ़ रहे, हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि एलिमेंट और एलिमेंट मिलके क्या बनाएंगे? कंपाउंड। कंपाउंड। तो उस समय वो लोग कौन से लॉज को, कौन से गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, उनको कहते हैं हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यस सर। ठीक है, या इसका, इस टॉपिक का दूसरा नाम होना चाहिए था, इस टॉपिक का दूसरा नाम होना चाहिए था ड्यूरिंग कंपाउंड फॉर्मेशन बाय एलिमेंट्स विच गाइडलाइंस दे फॉलो। इतना बड़ा एक लाइन बनना चाहिए था। ठीक है, ड्यूरिंग कंपाउंड फॉर्मेशन, ओके, व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर विच गाइडलाइंस दे फॉलो, ऐसा करके मतलब सेंटेंस बनना चाहिए था। लेकिन उसको सब लोग बोलने लगे लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो उसी पैटर्न को हम लोग फॉलो करते चले जाते हैं, राइट? यस सर। ओके, तो उसमें पहला आपका एक लॉ है, लॉ ऑफ, ओके, कंजर्वेशन
ऑफ मास, एक लॉ है। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। फोर्थ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। और फिफ्थ है गे-लुजैक्स लॉ। ये 5 लॉ है बेटा। तो आपका काम क्या है, पहले तो थोड़ा सा इसको टाइम दे करके ये पूरे लॉज को मेमोराइज करिए आप। एक बार पढ़ो तो क्या क्या लॉज हैं ये। Law of conservation of mass, law of constant proportion, law of multiple proportion, law of reciprocal proportion और Gay-Lussac's law. राइट। तो Avogadro's law इसमें काउंट नहीं होता? इसी में आ जाएगा बेटा, एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में? Reactants और products का mass same रहता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये बहुत ही, इस लॉ को मतलब क्यों दिया गया हमको तो समझ में ही नहीं आता है। एकदम तो इजी बात है, इसमें क्या सोचना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब जैसे कोई A प्लस बी कोई रिएक्टेंट है, मिल करके C प्लस डी दिया है, तो जाहिर सी बात है जितना वजन लेफ्ट हैंड साइड में होगा उतना ही मास क्या साइड में होगा, C plus D. हाँ राइट साइड में भी होगा। जितना जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही ना प्रोडक्ट होगा, वजन तो उतना ही होगा। ओके Yes, sir. हाँ, इस चीज को थोड़ा समझिए। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ये रिएक्ट करके आपको कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ओके एंड और क्या देगा बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड। Calcium oxide. कब देता है ये, हीट करने से देता है, हीट करने से ये डिकम्पोज हो जाता है, तो आपको ये चीज देता है। तो ये जो लॉ है, ये लॉ कहता है कि अगर आप 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लोगे तो आपको 44 ग्राम कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। आप दोनों को जोड़ के देख लीजिए, 44 और 56, 6 4 10 हो गया, 5 4 9 और 1 0, 100 ग्राम ये हो गया कि नहीं? Yes, sir. ठीक है। तो ये बहुत ही इजी लॉ है, इसके लिए तो कुछ भी नहीं सोचना। फायदा क्या है ऐसा लॉ पढ़ने से? ये फायदा ये है कि ये देखो, अगर मान लेते हैं हमको ये नहीं मालूम होता कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हम हीट किए तो हमको 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिला, तो बताओ कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिला? Yes, sir. इस तरह के अनमिस जो मिस्ड है उसके वेट को हम पता कर सकते हैं। तो कैसे पता करते? तो हमको मालूम रहता कि ये 100 ग्राम इज इक्वल टू 44 प्लस यहाँ पर कोई वजन है जो मालूम नहीं है तो हम x ग्राम कर देते, तो 100 माइनस 44, तो हमको x का वैल्यू पता लग जाता। राइट। Yes, sir. ये इस लॉ का मतलब इम्पोर्टेंस है, ये उसका एप्लीकेशन है, ये उसका यूज है। राइट बेटा? Yes, sir. ओके। अच्छा, आपको ये कुछ वेट सब आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन हुआ, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ओके, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ओके।
पोटासियम, कैल्शियम। ठीक है, इतना कुछ थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा। इसका वेट, ये लोग का वेट, हाइड्रोजन का वेट कितना होता है बेटा? 1 4। हम लोग राउंड फिगर में ही लेके चल रहे हैं। 7। बेरिलियम का कितना हो जाएगा बेटा? 9 11 12। नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियॉन का कितना हो जाएगा? 20 23 24 27 28 31 32 35.5 40 39 40। इस तरह से हमको चलते जाना है। ठीक है बेटा? Yes. अभी हाँ, कितना याद कर लिए हम लोग? 18 19 20 तक कर लिए। फिर और हम लोग 10 तक धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, और 10 इस तरह से करीब 50 एटम सबका अगर एटॉमिक वेट याद हो जाता है तो लगभग हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो जाता है। इसको लिख लो बेटा, इसको उतार लो। हाँ सर, एक सेकंड। इसको कॉपी कर लिए बेटा, ये वाला चीज को? हाँ सर। ओके, इसको लिखे? हाँ, लॉस। ओके, ये वाला लिखे? यस सर, मैं वैल्यूज लिख रही हूँ। इसको लिखिए। सर आर्गन का 40 है या 48 है वो? 40 बेटा, 40। यस सर, हो गया। हो गया ना? ओके। तो ये वाला लॉ अब हमेशा के लिए आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके लिए अब एकदम टेंशन नहीं लेना। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट? यस सर। हाँ, एकदम सिंपल सा लॉ है ये, कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। ओके बेटा? यस सर। अच्छा, और ये भी बहुत इजी है, ये वाला लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये भी लॉ क्यों दिया है, इसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज दिस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और एक बार पढ़ करके फिर इसके लिए और टेंशन नहीं लेना है। बस जो चीज पर ज्यादा स्ट्रेस देना होगा मैं बताते रहूंगा क्या क्या चीज पे स्ट्रेस देना है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं इसको। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, कोई भी एक बोल सकते हैं आप। तो सब में ना मैंने एक ही कंपाउंड डाला है, देखो H2O। ये एलिमेंट है कि कंपाउंड? कंपाउंड। ये एलिमेंट है कि कंपाउंड? कंपाउंड। एलिमेंट है कि कंपाउंड? कंपाउंड। एलिमेंट है कि कंपाउंड? कंपाउंड। कंपाउंड। ओके, लेकिन ना इसका जो सोर्स है, मैंने ये H2O कहाँ से कलेक्ट किया है? तो मान लीजिए
रेन वाटर से कलेक्ट किया है, रेन वाटर को प्यूरिफाई करके रेन वाटर से कलेक्ट किया है। इसका सोर्स मान लेते हैं, और कहां से आ सकता है बोलो वाटर? और बताओ बेटा, वाटर का क्या क्या सोर्स हो सकता है? river, हेलो, well, ocean. ओके बेटा, इसका सोर्स क्या है? एक का रेन हो गया, एक का हम मान लेते हैं गवर्नमेंट का जो टैप वाटर आता है, ठीक है। ये और कहाँ से कलेक्ट करोगे? अंडरग्राउंड, ocean. हाँ अंडरग्राउंड वाटर, ओशियन, जो भी है ना, स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा। तो मालूम है ये नियम क्यों देना पड़ा? ये नियम, ये सब वाटर है, इसको नॉर्मली H2O को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर। ये भी कौन है? वाटर। ये भी कौन है? वाटर। और ये भी कौन है? वाटर, राइट। Yes. ठीक है, ये नियम क्यों देना पड़ा साइंटिस्ट लोग को? क्योंकि कुछ लोग का उस समय कहना था, उस समय, अभी नहीं, अब तो ये बहुत इजी हो गया, सबको समझ में आता है। उस समय, आज से कितना 300-400-500 साल पहले जब ये लॉ बना था, तो उस समय ना कुछ लोगों का कहना था कि जैसे कोई भी जगह से जो एनवायरनमेंट होता है, वहाँ का जो कल्चर होता है और टेम्परेचर होता है या जो भी, उसके अनुसार मतलब कुछ चीजें चेंज हो जाती है। जैसे आप कुछ फ्रूट्स वगैरह ही देखिए, ठीक है, तो लाइक मैंगोज वगैरह होता है, तो देखिए अलग अलग टाइप का मैंगोज होता है कि नहीं? Yes, sir. हेलो बेटा, Yes, sir. ठीक है, कुछ आम का नाम बताओ। Alfonso होता है, ओके, फिर कौन सा तो होता है? अलग Not अलग sure. मतलब देखिए अलग अलग जगह का आम आता है, तो लोग का अलग अलग का कलर होता है, अलग अलग टेस्ट होता है कि नहीं? हाँ. अलग अलग लुक होता है। अच्छा, इतना ही नहीं, अलग अलग कंट्री का देखिए, अलग अलग जो वो लोग ह्यूमन भी नहीं रहते हैं, लेकिन वो लोग का लुक अलग होता है कि नहीं? हाँ सर. जैसे देखिए आप इंडिया में ही देख लीजिए, अलग अलग टाइप के हैं। साउथ में अलग फर्क पड़ जाता है, एकदम कश्मीर में अलग फर्क पड़ जाता है, इधर नॉर्थ ईस्ट में आसाम वगैरह जाने से अलग है, इधर राजस्थान पंजाब ये सब में अलग है। उसी तरह से आप कंट्री वाइज ले लीजिए, चाइना के थोड़ा लुक अलग है, वेस्ट इंडीज का लुक अलग है, अमेरिकन का लुक अलग है, राइट। Yes, sir. तो उस समय ऐसा कॉन्सेप्ट आया था कि अगर ये वाटर है और उसका अगर अलग अलग सोर्सेस है, अलग अलग सोर्सेस है, तो हो सकता है कि कुछ वाटर में फर्क पड़ जाए। समझ गए? जैसे कुछ वाटर हम अमेरिका से कलेक्ट कर लेके आए, ये कहाँ से कलेक्ट किया मैंने? अमेरिका से। ये कहाँ से कलेक्ट किया वाटर भैया? तो मान लेते हैं वेस्ट इंडीज से। ओके, वेस्ट इंडीज से। तो उस कुछ लोगों का कहना था कि वाटर का अलग अलग सोर्स है, तो हो सकता है कि अमेरिका का वाटर में ऑक्सीजन ज्यादा हो, वेस्ट इंडीज का वाटर में ऑक्सीजन कम हो। बहुत सारे मतलब, उनका कहने का मतलब ये था। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर. हाँ. तो उस समय साइंटिस्ट को आकर ये क्लियर करना पड़ा कि अगर एक ही टाइप का कंपाउंड है, अगर एक ही टाइप का कंपाउंड है, चाहे उसका कोई भी सोर्स हो, कोई भी सोर्स हो, अगर का वो कंपाउंड एक ही है, तो हमेशा उसके अंदर जो एलिमेंट्स रहेगा वो सेम रहेगा। देखिए, जो रेन का वाटर है उसमें एलिमेंट कौन कौन है बताओ? हाइड्रोजन ऑक्सीजन. इसमें कौन कौन सा एलिमेंट्स है? सभी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन. सभी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, सभी में हाइड्रोजन है, चाहे उसका सोर्स कुछ भी हो। तो ऐसा कहना कि नहीं यहाँ का वाटर में हाइड्रोजन है, उसका वाटर में सोडियम है, इसका वाटर में क्लोरीन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो और इतना ही नहीं, अगर हाइड्रोजन है तो उसमें हाइड्रोजन का जो रेशियो है, जैसे इसमें इसका वेट 2 है और इसका वेट 16 है, राइट। इसका वेट 2 है, इसका वेट 16 है, इसका वेट 2 है, इसका 16 है। 2 और 16 का रेशियो ही रहेगा।
आ रहा बात समझ में बेटा? हाँ सर। हाँ, तो ये आके साइंटिस्ट लोग को क्लियर करना पड़ा कि अगर एक ही तरह का कंपाउंड है और उसका सोर्स कुछ भी हो, हमेशा उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम रहेंगे और उनका वजन भी क्या रहेगा, सेम। सम वजन का जो कंपोजिशन है वो भी सेम रहेगा, उसका जो प्रोपोर्शन है, कंपोजिशन बोलो प्रोपोर्शन बोलो, ठीक है, वो एकदम सेम रहेगा, चाहे आप कोई भी सोर्स से उस कंपाउंड को कलेक्ट करिए। यस ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया सर। ओके राइट। तो ये लॉ भी कुछ खास नहीं था, बस खाली एक फॉर्मेलिटीज के लिए हम लोग इसको पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। और थोड़ा सा इंपॉर्टेंस यहां से चालू होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, राइट, मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपके ये सब नीट में क्वेश्चंस आते हैं बेटा इससे, ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, ये है बहुत इजी, लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये भी बहुत इजी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कोई भी लाइन से। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल मतलब क्या होता है बेटा? कभी नाम सुने आप? यस सर, इंटीग्रल मल्टीपल। क्या बेटा? इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल, ये क्या होता है बेटा? एक्सप्लेन कैसे करूं? खाली मल्टीपल का बताइए ना, आपने मल्टीपल कभी सुना है? यस सर। कहाँ पर सुना है बताइए? मैथ्स। मैथ्स में सुना है। हम तो एलकेजी यूकेजी या स्टैंडर्ड 1 2 का बच्चा लोग ही मल्टीपल सुन लेता है। वो लोग देखिए 2 का मल्टीपल बोलो बेटा तो स्टार्ट कर देता है 2 1 जा 2 2 2 जा 4। समझ आए बात को? यस सर। उसी को मल्टीपल कहते हैं। आपको मल्टीपल कहाँ तक आता है बताइए? मल्टीप्लाई तो आई कैन मल्टीप्लाई एनीथिंग। नो नो, मल्टीप्लीकेशन हो गया वो तो, हम मल्टीपल की बात कर रहे हैं। वो तो मल्टीप्लीकेशन हो गया ना, जो आप बोल रहे हैं कि हम तो मल्टीप्लाई किसी को भी कर सकते हैं। 2 का मल्टीपल आता है आपको? यस सर। बोलो तो बेटा। ओके। 2 2 4। बोलो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, राइट? यस सर। इसी को मल्टीपल कहते हैं ना। उसी तरह से आप 3 का भी बोल सकते हो, 4 का भी, 5 का भी। ठीक है, आपको मल्टीपल हिंदी में आता है कि इंग्लिश में आता है? इंग्लिश। इंग्लिश में आता है, ओके। तो उम्मीद करें आपको 10 तक तो मल्टीपल आता है। यस सर। 15 तक? हाँ। ओके, तब 15 तक आने से बहुत है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देखिए, इसी में ना ये कुछ कह रहा है कि कुछ ना ऐसा काम होगा जिसमें पहाड़ा जैसा, हिंदी में मल्टीपल को पहाड़ा बोलते हैं, ठीक है बेटा? ठीक है, तो कुछ मल्टीपल जैसा काम होने लगेगा। जैसे एक, इसको लिखने से पहले इसका एग्जाम्पल समझिए। फॉर एग्जाम्पल, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहाँ यूज होगा? तो ये तभी यूज होगा व्हेन two elements combine with each other to form more than one compound। आया बात समझ में बेटा? यस सर। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कब वैलिड होगा, कब होगा बताओ, कब लागू करेंगे इसको? When two elements combine to form more than one compound. मोर देन वन कंपाउंड। उस समय एक नियम आया था, मतलब कुछ लोग सोचने लग गए थे कि बस ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, तो ये लोग मिलकर एक ही कंपाउंड बनाएंगे बस। ठीक है बेटा? लेकिन ऐसा नहीं था, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जो आपस में रिएक्ट करके, देखिए ये H2O एक कंपाउंड है और H2O2 ये अलग कंपाउंड है। यस सर।
ये वाटर है बेटा, ये वाटर है देखो, लेकिन ये वाटर नहीं है, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, दूसरा चीज है। इसको अगर नहीं पिएंगे तो हम लोग को हेल्थ में हार्मफुल होगा, और इसको अगर पी लेंगे तो हार्मफुल होगा, राइट? Yes, sir. तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज हार्मफुल टू आवर हेल्थ, बट H2O तो फायदेमंद चीज है हम लोग के लिए। लेकिन दोनों दोनों बना किस एलिमेंट से है बेटा? H2 और O2. हाँ, हाइड्रोजन से बना है और ऑक्सीजन से बना है बस। तो ये नियम कि दो एलिमेंट मिलके एक ही कंपाउंड बनाएंगे, कोई जरूरी नहीं है, राइट? वो एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। क्लियर बेटा यहां तक? Yes, sir. ठीक है, तो ओके। तो अब जैसे ये लॉ कब वैलिड रहेगा, हम लोग इसको वैलिड कर देते हैं। वैलिड when two element combine with each other to form more than one compound। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको H2O बोला और H2O2 बोला, ठीक है बेटा? तो बताओ ये H2O एलिमेंट है कि कंपाउंड? Compound. ये कंपाउंड है। ये एलिमेंट है कि कंपाउंड? Compound. कंपाउंड। लेकिन अब ये देखिए, ये हाइड्रोजन एलिमेंट है कि कंपाउंड? Element. ऑक्सीजन एलिमेंट है कि कंपाउंड? Element. एलिमेंट। अब बताओ यहां पर इस H2O में हाइड्रोजन का वेट कितना है? 2 है, ठीक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन का देखो यहाँ पर लिखा हुआ, एक हाइड्रोजन का वेट 1 है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 वेट हो गया। और एक ऑक्सीजन का वेट 16 है, तो मैंने यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ 2 लिख दूं बेटा? Yes, yes. और यहाँ 16 लिखूं? Yes, yes. ओके, यहाँ पर बताओ H2O2 में हाइड्रोजन कितना है? 2. 2 वेट है। H2 is 2. Oxygen 32. हाँ, ऑक्सीजन 32, राइट? Yes, sir. अब ये लॉ क्या कह रहा है? ये लॉ कि जब आपका कोई केस ऐसा हो, जब दो एलिमेंट मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो किसी एक का वजन को आप सेम रखिए। देखिए क्या करने बोल रहा है वो, सेम रखिए, ओके? Yes, yes. तो अगर आप दूसरे का वजन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई पहाड़ा बोल रहा है। 16 का 16, 16 दूनी 32 हुआ कि नहीं? ये मल्टीपल हो गया ना, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, राइट? Yes, sir. हाँ, लेकिन ये अगर सेम वजन होता, देखिए अगर यहाँ पर हम लोग सेम वजन लिखते तब तो ये कंपाउंड भी सेम होता, और सेम कंपाउंड हो जाता तब तो फिर ये वाला चीज हो जाता ना, ये वाला लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो कोई ना कोई तो एक एलिमेंट का वजन चेंज होगा ही, और जो वजन चेंज होगा वो ऐसा चेंज होगा जैसे लग रहा है आप पहाड़ा पढ़ रहे हैं। 16 का 16, 16 दूनी 32। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन समझ में आया बेटा? Yes, sir. कब लागू होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? When two elements combine to form more than one compound. मोर देन वन कंपाउंड। तो इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है कि एलिमेंट 2 ही होने चाहिए, पहला बात तो, और वो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने चाहिए। एक से ज्यादा कंपाउंड बनेगा तभी ये नियम लागू होगा, नहीं तो नहीं होगा। Yes, sir. ओके, तो यहां पर अगर आपको कोई रेशो पूछे कि वाटर में और ऑक्सीजन में, वाटर में और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन के वजन का रेशो क्या है? 1:2. 1:2। आई बात समझ में? Yes, sir. इस पर मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, आप चिंता मत करिए, ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। फिर अभी मैं इसका पीपीटी पढ़ूंगा और उसके ऊपर फिर ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा, तो एकदम पूरा क्लैरिटी से टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं ये समझ में आ गया कि और एक एग्जांपल दूं? So one more would be nice. एक एग्जांपल और देता हूं, देखो
ये आपका एग्जाम्पल था 1 और ये आपका एग्जाम्पल 2 हो गया। देखो ठीक है, यहाँ पर कुछ लिखते हैं कंपाउंड, कंपाउंड, और यहाँ पर एलिमेंट लिखेंगे। एक एलिमेंट है देखो कार्बन और एक एलिमेंट है ऑक्सीजन। मैं कुछ दे रहा हूँ देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। चलो ये देखो, ये एलिमेंट है या कंपाउंड? कंपाउंड। इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं? कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये एलिमेंट है कि कंपाउंड? अगेन कंपाउंड, कार्बन और ऑक्सीजन। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, लेकिन थोड़ा वजन में कुछ अगर फर्क पड़ेगा, पड़ना भी चाहिए। अगर फर्क नहीं पड़ेगा तब तो वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो जाएगा। चलो इसमें कार्बन का वजन बताओ बेटा। 12 है। ऑक्सीजन का बोलो। 16। इसके कार्बन का वजन बोलो। 12 and 32. तो कांस्टेंट रखे? Yes sir. पहाड़ा बना? Yes sir. आया समझ में? Yes sir. और एक एग्जांपल दूं? So we can practice it with the questions later on. हाँ क्या बेटा? बाद में क्वेश्चंस के साथ और प्रैक्टिस कर लीजिए। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। फिर भी मैं एक एग्जांपल इसका दे देता हूँ। देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और इधर कुछ कंपाउंड्स आपको दे देता हूँ। N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5। ये सब एलिमेंट है कि कंपाउंड बेटा? सारे कंपाउंड है। सारे कंपाउंड है, लेकिन सब में कॉमन बात क्या है? नाइट्रोजन N2। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बने। चलो इसमें नाइट्रोजन का वजन बोलो बेटा जल्दी जल्दी। सब में 14 हाँ into N2 है 28। इसमें भी 28, इसमें भी 28, 28, 28, राइट। इसमें ऑक्सीजन का वजन 16, इसमें 32। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 52, 64। 64। इधर में कितना हो जाएगा? 80। अगर हम इस वजन को कांस्टेंट रखते हैं बेटा, कांस्टेंट, तो ऐसा नहीं लग रहा है 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौकी 64, 16 पच्चे 80। ऐसा नहीं लग रहा है एक मल्टीपल आ जा रहा है पहाड़ा जैसा? इसीलिए इसको कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, राइट? यस सर। ओके, इसको कॉपी कर लीजिए पहले, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में लिखते रहिएगा। हाँ सर ले लिया। ठीक है, ओके। इसका लिए इसका स्क्रीनशॉट? हाँ जी। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ओके, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। मालूम है ये लॉ कब वैलिड होता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कब वैलिड होगा बेटा? When two elements combine to टू एलिमेंट्स, ओके, व्हेन 2 एलिमेंट। लेकिन यहां पर बोला जाता है व्हेन 3 एलिमेंट्स। Okay. When 3 elements, right बेटा? Yes. When 3 elements combine with each other. Each other, तब ये लागू होगा रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ओके बेटा? Yes. ओके, तो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, तब जाके इसका स्टेटमेंट समझ में आएगा। देखिए इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल जैसे कि ये H2O है, ठीक है बेटा, और यहाँ हम लोग लिख देते हैं एक एलिमेंट लिख देते हैं
हाइड्रोजन और इधर लिख देते हैं सल्फर और इधर लिख देते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, Yes, sir. अब मेरे को ये बताओ, सल्फर और हाइड्रोजन मिलकर कोई कंपाउंड बन सकता है क्या? H2S. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर कोई कंपाउंड बन सकता है क्या? H2O. सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर कोई कंपाउंड बन सकता है क्या? SO2. सल्फर डाइऑक्साइड। अब बताइए, आप ही बताइए, ये एलिमेंट है या कंपाउंड? ये वाला चीज Element. एलिमेंट है कि कंपाउंड? Element. एलिमेंट है कि कंपाउंड? Element. एलिमेंट है कि कंपाउंड? Compound. कंपाउंड है कि Compound. एलिमेंट? Compound. ओके, अब देखिए हमको यहाँ पर कुछ काम करना है, जैसे कि H2O में, H2O में बताओ हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन का वेट? 2 plus 16. हाइड्रोजन का बेटा, हाइड्रोजन का 2. 2। और ऑक्सीजन का वजन बोलो। हाइड्रोजन का इस साइड लिखेंगे और ऑक्सीजन का इस साइड लिखेंगे, ठीक है? Yes. 16. कितना है बोलो? 16. 16, राइट। यहाँ बताओ बेटा, इस कंपाउंड में हाइड्रोजन का वजन कितना है? 2. 2। और सल्फर का? 32. ठीक है ना? तो Yes, sir. अब हमको ये इस वजन का रेशो लेना है बेटा, तो हम 16/32 लिख दें। Yes, sir. एक रेशो है, किसका रेशो है बेटा? ये ऑक्सीजन का और सल्फर के वेट का रेशो है, Okay. ठीक है? ये किस वजन का रेशो है बेटा? Oxygen to sulfur. कंडीशन क्या अप्लाइड है कि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? दोनों में कॉमन चीज क्या था कि ये भी 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ अटैच है, ये भी 2 ग्राम के साथ अटैच है। Okay. ये टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर। कोई क्वेश्चन पूछे कि 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना ग्राम सल्फर अटैच है? 32. 32। 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना ग्राम ऑक्सीजन अटैच है? 16. 16। तो आप ये वजन ले लीजिए और ये वजन ले लीजिए और उसको 16/32 कर दीजिए, राइट? ये एक रेशो हो गया। Yes, sir. ओके, तो ये एक रेशो है बेटा, रेशो। अच्छा, अब आप एक काम करिए, SO2 में बताइए, SO2 में सल्फर का वेट बोलो 32. और SO2 में ऑक्सीजन का वेट बताओ 32. 32। अब आप इनका भी रेशो निकालिए, रेशो, तो 32/32 आएगा, ठीक है? और इस रेशो को यहां जो आपने रेशो निकाला उससे डिवाइड कर दीजिए 32/32 से, ठीक है बेटा? ये भी एक रेशो है और ये भी एक रेशो है। ये रेशो एक अलग कंडीशन का है, ये रेशो एक अलग कंडीशन का है, और रेशो का हम रेशो निकाल रहे हैं। देखिए, एक रेशो ले लिए यहाँ, एक रेशो यहाँ ले लिए, और रेशो का हम क्या निकाल रहे हैं? रेशो। इसीलिए इसको हम रेसिप्रोकल रेशो बोलते हैं। Okay. रेशो का रेशो निकाल रहे हैं। और अब इसको सॉल्व करिए, तो आप सॉल्व कर सकते हो 16/32 इंटू 32/32। देखिए रेशो का रेशो कितना आ रहा है, ये कट जा रहा है, 1:2 आया। एक सिंपल रेशो आया कि नहीं आया? एकदम आएगा ही। तो जब बोल रहा है कि when 3 element combine with each other to form compounds, then रेशो का रेशो क्या रहेगा बेटा? सिंपल रेशो रहेगा। आया बात समझ में? Yes, sir. एक एग्जांपल और दें, Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Yes, sir. हो गया. ओके, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं। और इसका मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, ठीक है? आप इसको बहुत बार देख सकते हैं, राइट? Yes, sir. ठीक है, तो अब आप देखिए, जैसे यहाँ पर आपके पास कौन है, और एक एलिमेंट कोई बोलो। Nitrogen. जैसे
इधर ऐसा कर लेते हैं, हाइड्रोजन लिख देते हैं, इधर कार्बन लिख देते हैं, इधर ऑक्सीजन। चलो एक कंपाउंड बोलो तो हाइड्रोजन और कार्बन बना के, कार्बन के साथ CH4, Okay. हाँ. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बोलो Water. वाटर, कार्बन और ऑक्सीजन बोलो Carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए Hmm. अब वजन निकालिए, यहाँ पर हाइड्रोजन का वजन बोलो, यहाँ पर 2, ऑक्सीजन का 16. यहाँ पर बताओ हाइड्रोजन का वजन और कार्बन का 12. ओके। अब आप इन दोनों का वजन रेशो लीजिए, लेकिन याद रखिएगा ये वजन सेम होना चाहिए, ये वाला। लेकिन तो यहाँ पर तो 2 है ना बेटा, हाँ. तो इसको हम लोग दोनों को सेम करने के लिए या तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए Hmm. और नहीं तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करना आसान होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 32 आ जाएगा और ये 4 हो जाएगा, राइट बेटा। Yes. Yes. अब आप रेशो निकालिए इसका 32/12, राइट। Yes. एक रेशो निकल गया। Uh-huh. और आप इधर का रेशो निकालिए, अभी कार्बन इसमें कितना है 12 और ऑक्सीजन कितना है बेटा 32. तो अब ये जो रेशो निकला है यहाँ पर ऑक्सीजन का पहले और ये वाला चीज बाद, तो अब इसका रेशो निकालो बेटा, रेशो का रेशो 32/12 इंटू 12/32 आया। Hmm. 1:1. 1:1 आ गया कि नहीं? Simple ratio. एकदम सिंपल रेशो आएगा, रेशो का रेशो जब निकालोगे। और रेशो का रेशो होता है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। Okay, sir. ठीक है, ओके। एक तो ये हो गया। So the statement क्या होगा final law of reciprocal proportion का? बताते बेटा बताते, ये थोड़ा थोड़ा फील होने लग गया ना कि हाँ ये क्या चीज हो रहा है यहाँ पर। Yes, sir. ठीक है, पहले थोड़ा सा फील होने के बाद 5 से 10 मिनट थोड़ा सा ये करिए, तब जाके इसका सेंटेंस आपके दिमाग में जाएगा कि ये है क्या। ठीक है, ये लॉ भी लिख लीजिए, गे सेक्स लॉ। देखिए ये वैलिड कब रहेगा, ये वैलिड तभी रहेगा जब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर गैसेस, राइट बेटा। Yes, sir. ये एक्चुअली ओनली फॉर गैस के लिए ही कहा गया है बस, लिक्विड के लिए ये अलाउड नहीं है और सॉलिड के लिए भी अलाउड नहीं है बेटा। ये लॉ केवल एंड केवल किसके लिए अलाउड है, Gases. गैस के लिए, ये उसका वैलिड है, मतलब वैलिडिटी है। उसके अलावा कोई लिक्विड या सॉलिड आएगा तो हम इसको अलाउ नहीं कर सकते। इसका पहला कंडीशन यही अप्लाइड है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर गैसेस। एंड एक छोटा सा कंडीशन और अप्लाइड है कि measured under identical condition of
टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो भी आप गैस को मेजर करेंगे उसका टेम्परेचर और प्रेशर को आइडेंटिकल रखना पड़ेगा, सेम। Yes, sir. ओके, तो हम लोग यहाँ पर एक्चुअल में बात करेंगे वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ गैसेस, वॉल्यूम इज मेजर्ड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका हम एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। वो एग्जांपल है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। हेलो, हाँ बेटा बोलो। Yes, sir. ठीक है, हाँ मेरे को 8 बजे के बाद नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विल गिव यू NH3। रिएक्शन को बैलेंस करो बेटा। 3H2. हाँ देखो, जब यहाँ कुछ नहीं लिखा रहता है ना तो बेटा 1 लिखा रहता है। Yes, sir. ये हमेशा याद रखना। ये वाला जो बॉक्स होता है ना लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको बैलेंस 3H2 into NH3. हो जाएगा बैलेंस। Yes, sir. ठीक है, तो इसमें आपसे ये जो लॉ है ना, ये लॉ आपको खाली रेशो निकालने बताता है कि इसका जो वॉल्यूम का रेशो है वो बताइए क्या रेशो है। वॉल्यूम बोलो बेटा। ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो आप अब इसका वॉल्यूम का रेशो बताओ बेटा। वॉल्यूम का रेशो, जो जिस रेशो से ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं वो रेशो बताइए। 1:3. 1:3:2, राइट। Yes, sir. ये हो गया रिएक्शन का रेशो और ये हो गया प्रोडक्ट फॉर्म का रेशो, राइट। Yes, sir. तो पूरे रिएक्शन का रेशो है 1:3:2। तो इस रेशो में भी आपके पास देख रहे हो हमेशा होल नंबर आएगा बेटा, कभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा। Yes, sir. ठीक है, अगर गलती से फ्रैक्शन में आ भी गया तो आप उसको होल नंबर में चेंज कर सकते हो आराम से, कोई चीज मल्टीप्लाई करके। इस लॉ का कहना यही है बस। ओके, Yes, sir. बताइए तो गे-लुसैक्स लॉ क्या निकालने बताता है हम लोग को, कौन सा रेशो देता है? Ratio of the volume of gases react. या ओके, और वो रेशो कैसा रहेगा बताओ? Simple whole number ratio. सिंपल होल नंबर रेशो रहेगा, बस ये लॉ का कहना है। अब आते हैं हम लोग स्टेटमेंट सब में लिखने के लिए, ठीक है बेटा। हेलो, Yes, sir. हाँ, तो पहले तो आप इसी का लिख लीजिए। गे-लुसैक्स लॉ का स्टेटमेंट लिखिए, लिखो बेटा। Yes, sir. हाँ, gases combine in simple whole number ratio Yes, sir. in simple whole number ratio Yes, sir. of their volumes Yes, sir. under similar conditions of temperature and pressure. Yes, sir. If full stop कर दीजिए, if products are also gases, if products are also gases, Yes, sir. comma, the simple whole number ratio also extends to the products. ठीक है, अगर मान लेते ये अगर हमको नहीं मालूम रहता तो मेरा रेशो खाली कितना होता, 1:3। लेकिन जब हमको प्रोडक्ट पता चल गया है, ठीक है, तो हम प्रोडक्ट में यहाँ पर 2 लगा दिए कि नहीं, और Yes, sir. तो मतलब ये रेशो को आप खाली रिएक्टेंट तक भी
लागू कर सकते हैं, और अगर प्रोडक्ट आपका गैस है तो आप इस रेशियो को और आगे एक्सटेंड कर सकते हो, या मान लेते और कोई भी गैस होता तो ये रेशियो और आगे एक्सटेंड हो जाता। Yes, sir. इस लॉ का कहना है। ये लॉ समझ में आया बेटा? हाँ sir. ओके। बेनिफिट क्या है बेटा इस लॉ का? बेनिफिट ये है कि अगर हम आपको बोलते कि मेरे पास 6 लीटर नाइट्रोजन है, 6 लीटर नाइट्रोजन, 6 लीटर नाइट्रोजन है, तो उसको हाइड्रोजन से रिएक्ट कितना लीटर हमको हाइड्रोजन चाहिए, ये है इस क्वेश्चन का जवाब। मतलब इस गेलुसैक्स लॉ से हम यही पता कर सकते हैं। 6 लीटर आपके पास कौन है बेटा? नाइट्रोजन। तो हमको कितना कितना लीटर हमको हाइड्रोजन चाहिए, यही इस लॉ से यूज करके हम बता सकते हैं तुरंत। बता दोगे आप? तो will be 6 into 3. यस, एकदम। आप देखिए ना भाई, यहाँ पर क्या लिखा 1:3 है। तो ये बोल रहा है कि अगर आप 1 लीटर अगर नाइट्रोजन लेते हो तो हमें 3 लीटर हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। एंड देयरफॉर अगर आप ये 6 लीटर नाइट्रोजन लेते हो तो डेफिनेटली हमको उसी के हिसाब से आगे काम करना पड़ेगा। तो आप इसको कितना से मल्टीप्लाई किए? 6 से, तो हमको इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Yes. तो 18 लीटर हो गया कि नहीं? हाँ. That's all. इस लॉ का यही यूज है बस, और कोई यूज ही नहीं है, यही यूज है ये। Yes, sir. आ गया बात समझ में? हाँ sir. ओके, चलो अब इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है? Yes, sir. लिखो बेटा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। Yes, sir. देखो, when two elements combine, मैंने कहा था ये 3 एलिमेंट्स के लिए अप्लाई होता है, ठीक है? Yes. हाँ, when 3 element combined with each other, तो उसी को मैं देखिए किस तरह से लिखा रहा हूं। देखिए, when two element combine, when two elements combine है, देखो ये वाला एलिमेंट, when two elements combine, okay, separately, when two element combine separately with a, ये वाला चीज अब लिखने जा रहे हैं, with a fixed mass, with a fixed mass of a third element, fixed mass of a third element, then the ratio of their masses, then the ratio of their masses Yes, sir. is either same, Yes, sir. or some whole number, Yes, sir. whole number multiple ratio in which they combine with each other, in which they combine with each other, in which they combine with each other. Each other. सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइंड आपस में जो रेशो में कंबाइंड हुआ वो कौन सा रेशो था? 32:32, राइट? इसका स्टेटमेंट समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. आइदर बोला रेशो या तो सेम रहेगा और नहीं तो एक सिंपल रेशो रहेगा। सेम हुआ ना, देखो Yes. यहाँ पर कहीं पर सेम निकला कि नहीं रेशो? या तो सेम रहेगा और नहीं तो सिंपल मल्टीपल में रहेगा। Yes. चलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लिखो बेटा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लिखो। Yes. If two elements
if two elements Yes, sir. combine with each other, Yes, sir. to give Hmm. more than one compound, Hmm. to give more than one compound, comma, Yes, sir. then, ऐसा अगर होता है तब क्या होता है देखो, then आपको मालूम है ये रेशो कब निकला था, जब आपने किसी एक का वजन को क्या रखा था, Fixed. कांस्टेंट रखा था, ठीक है, Hmm. ओके, कहां तक लिखा है बेटा, If two elements combine to form more than one compound. then the weight of one element, Yes, sir. okay, which combines Hmm. with a fixed weight, Yes, sir. of other element, Yes, sir. comma, Yes, sir. bear a simple multiple ratio, comma, bear a simple multiple ratio Yes, sir. to one another. आया समझ में ये वाला, हाँ सर. ओके, और कौन सा था, लॉ ऑफ, Avogadro's law. कौन सा बेटा, Avogadro's law. एवोगैड्रोस लॉ, लिखो एवोगैड्रोस लॉ लिखो बेटा, एवोगैड्रोस लॉ लिखिए, Yes, sir. देखो बेटा एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस Yes, लॉ, sir. देखो तो बेटा एवोगैड्रोस Yes, लॉ sir. को बहुत तरीके से बोल सकते हैं कि ये जो गैस होते हैं ना, ये कहाँ, एवोगैड्रोस लॉ वैलिड कहाँ पर है, देखो बेटा वैलिड, ये कंटेनर है बेटा, ये कंटेनर है, और यहाँ से सपोज कीजिए आप कोई गैस भर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर आप कोई गैस भर रहे हैं बाहर कोई पाइप से कुछ से, क्या भर रहे हो बेटा, इस कंटेनर को क्या चीज से भर रहे हो, Yes. गैस से, तो इसमें ना गैस जितना अंदर जाते जाएगा, Hmm. अंदर गैस जा रहा है, जैसे ही गैस का मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएगा ना बेटा, ठीक है, मॉलिक्यूल बढ़ते जाएगा, तो ये जो पिस्टन आप देख रहे हो, ये पिस्टन ना ऊपर आते जाएगा, Hmm. हाँ पहले यहाँ आएगा, फिर वो ये पिस्टन है, तो यहाँ आते जाएगा, ठीक है बेटा, तो Yes, sir. अगर गैस आप ज्यादा डालते जाओगे, ठीक है, तो ये जो चीज आप देख रहे हो इसको कहते हैं वॉल्यूम, और ये जो गैस अंदर में जो डाल रहे हो इसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, मोल का आइडिया है बेटा आपको, Yes, sir. Slightly. ठीक है, नई आइडिया होने से हम लोग पढ़ेंगे अभी, इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट ही चालू होगा, तो Hmm. हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स, तो कहते हैं कि जितना ज्यादा गैस अंदर डालते जाओगे वॉल्यूम उतना ही बढ़ते जाएगा कि नहीं बेटा, Yes, sir. ये तो नॉर्मल चीज है, आपने कभी देखा है कि गैस बढ़ाते जाने से वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, कोई एग्जांपल देखा है लाइफ में, Balloons. या बलून, देखिए बलून के अंदर में आप कोई इंसान है, हवा भरते जा रहा है तो वो पहले छोटा रहेगा, फिर और बड़ा होते जाएगा, और बड़ा होते जाएगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है बेटा, Yes, sir.
Yes, sir. समझ में आई बात? हाँ, sir. तो यही चीज तो जो बलून के अंदर जो हवा भरते हैं उसी चीज को तो एवोगैड्रोस लॉ बोला कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है Yes, बेटा, sir. यही कहा था। और उसने इस देखिए नंबर ऑफ मोल्स, ये वाला जो टर्म है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन एनी हाउ क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते, तो अगर हम इसको हटा के ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर यहाँ एक कांस्टेंट लगा दे बेटा, Yes, sir. ये नंबर ऑफ मोल्स, तो V बाई N ऐसा इक्वेशन बन सकता है। हाँ. तो इसका मतलब ये हुआ जब ऐसा इक्वेशन मिल जाएगा ना, तो ये इक्वेशन क्या बोल रहा है आपको, बोलिए तो, कि किसका रेशियो बोलो, Volume to number of moles. वॉल्यूम का और नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। लेकिन कब 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 एट सेम Same temperature and pressure. टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट, Yes, sir. एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, Sure. Yes, sir. तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ना ये गे लुसेक्स से जुड़ा हुआ। देखो यहाँ भी आपको बोला था टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, Constant. कांस्टेंट होना चाहिए, और वो यहाँ भी वही चीज का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, खाली गे लुसेक्स लॉ वॉल्यूम तक रेस्ट्रिक्टेड था, लेकिन एवोगैड्रोस लॉ थोड़ा सा नंबर ऑफ मोल्स को भी कैरी कर लिया। ठीक है बेटा, Yes, sir. इसका इस इक्वेशन का बेनिफिट क्या होता है बताओ, तो हमको इसको ऐसा लिख सकते हैं, V बाई N1 इज इक्वल टू V2 बाई N2। हेलो, Yes, sir. हाँ, इसका बेनिफिट ये है, इस इक्वेशन का क्या बेनिफिट है कि अगर इस चार में से 3 का वैल्यू अगर हमको मालूम रहेगा तो हम 4th वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं। Yes, sir. इसका कहने का मतलब ये है, राइट। Yes, sir. ये है एवोगैड्रोस लॉ। अच्छा, इसको हम एक और तरीके से आपको बताते हैं। एक तो एक तरीका ये हो गया, ठीक है, ये आपको समझ में आया ये क्या चीज दिया मैंने, हाँ. V1 बाई N1 इक्वल टू V2 बाई N2। मतलब जब हम इस कंटेनर में हवा भर रहे थे, कोई गैस भर रहे थे, तो मान लेते इसका पहला कंडीशन ये था, इसका ये V1 था और उस समय N1 था। फिर मैंने खूब सारी हवा भरी 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 भरी, फिर इसको यहां तक पहुंचा दिए। ठीक है, तो अब इसका नया वॉल्यूम हो गया, V2। तो कोई भी पूछेगा ना कि ठीक है भाई, तब इसका N2 कितना होगा बताओ तो हम तुरंत कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन उसका शर्त यही रहेगा, हमको V1 मालूम होना चाहिए, N1 मालूम होना चाहिए और V2 मालूम होना चाहिए, तभी हम बता सकेंगे कि तब नंबर ऑफ मोल्स कितना है, ये वाला चीज। ठीक है, Yes, sir. और एक और शर्त होगी, टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम। Same. ठीक है बेटा, Yes, sir. ओके। ये वाला लॉ ऑफ एवोगैड्रोस लॉ को हम लोग इस तरह से भी डिराइव कर सकते हैं। देखो, एक इक्वेशन होता है बेटा, PV इज इक्वल टू nRT, जो आपको हम स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब देखो PV इज इक्वल टू nRT, और हम V और N को ऐसा लिख सकते हैं। देखो तो RT बाई P, देखो तो। Yes, sir. हेलो, हेलो बेटा। Yes, sir. हाँ, R एक एक्चुअली कांस्टेंट है, नेक्स्ट जब स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाएंगे तो बताएंगे। और T भी अगर कांस्टेंट रखते हैं, P भी कांस्टेंट रखते हैं, तो V बाई N ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जाता है कि नहीं बेटा। Yes, sir.
चलो हम इस अब नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर प्रॉब्लम्स बनाएंगे बेटा, ठीक है? Okay, sir. ओके। Yes, sir. और नेक्स्ट टाइम में इस लॉ पर आधारित आप भी कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाइएगा, तो हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, Okay. ठीक है? Yes, sir. ओके, बाय। Okay, thank you, sir. थैंक यू, बाय बाय। Bye.